अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 2 फरवरी 2024 है, जुम्मा का दिन है। और आज से पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, इंडिया को भी समझाया, पाकिस्तान को भी समझाया। लेकिन गुजरी हुई 4-5 वीडियो में मैंने पाकिस्तान को बहुत समझाया। उसे हिंदू भी देख सकते हैं, मुसलमान भी देख सकते हैं, लेकिन मौजूद था पाकिस्तान को समझाना। पाकिस्तान को समझाना ताकि वीडियो लंबी ना हो, इस लिहाज से पाकिस्तान को समझाया कि सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बोला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानियों तक ये वीडियो पहुंचे तो उसे लोगों तक पहुंचाएं, पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें हकीकत का पता चले। लेकिन आज मेरा मौजू है इंडिया को समझाना। तो मैं ज़्यादातर इंडिया के बारे में बोलूँगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ लोगों को समझाना है। किसी की दिल को ठेस लगाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। किसी ने हमको चोट पहुंचाई है, हम मुसलमानों को दर्द दिया है, लेकिन उसके बदले में हम तुम्हें नाराज़ होकर, गुस्से होकर के मैं तुम्हें चोट देने के लिए ऐसी कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। समझ आई बात? मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। जैसे एक नादान इंसान होते हैं ना, उनको कुछ इल्म नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ मालूमात नहीं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। बेवकूफ़ लोग होते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे। मिसाल के तौर पर किसी के घर में एक पत्थर किसी ने मारा, नहीं मालूम किसने पत्थर मारा। घर वाला बाहर निकला, दरवाजे से बाहर निकला, लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? बोले किसी ने मेरे घर पे पत्थर मारा, ऐसा नुकसान हो गया, वैसा नुकसान हो गया। किसी उनमें से लोगों में से किसी ने ये कहा, अरे तेरे घर में तो फलाने ने पत्थर मारा। अब वो बेवकूफ आदमी गया और फलाने के घर को आग लगा दिया। आग लगा दिया। बाद में उसको पता चला, यार वो फलाने ने पत्थर नहीं मारा था, वो तो किसी अंग्रेज के बच्चे ने मारा था पत्थर, तुम सबको आपस में लड़वाने के लिए। क्यों? वो तुम्हारे घर पे भी कब्जा करना चाहता था, जमीन जायदाद पे, उसके घर पे भी जमीन जायदाद पे सब पे कब्जा करना चाहता था। इसलिए तुम्हारे घर में एक पत्थर मार के तुम दोनों को लड़वा के तुमने एक दूसरे को मार दिया। हाँ, और वो उसने तुम दोनों का घर, जमीन जायदाद सब कब्जा कर लिया। क्यों? कितना आसान है अंग्रेजों के लिए। किसी बेवकूफ के घर में पत्थर मारो और फिर अपने ही किसी आदमी से ये कहलवा दो कि ये फलाने ने पत्थर मारा। आप उसके घर में जाके आग लगा दोगे, फिर वो तुम्हारे घर में आग लगा देगा, तुमको मार देगा, तुम उसको मार दोगे। कहानी ऐसे बढ़ेगी, एक दूसरे को मार के खत्म। और जिसने पत्थर मरवाया, जिसने अंग्रेज ने, उसने तुम्हारे घर पे भी कब्जा कर लिया बाद में, और उसके घर पे भी कब्जा कर लिया। कहानी है ना। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में भी ऐसा किया, और पिछली दास्तान अंग्रेजों की देख लो तो यही चलती आ रही है। डिवाइड एंड रूल, एक दूसरे को लड़वाओ और हुकूमत करो, साम दाम दंड भेद वगैरह वगैरह। अब मैं वो पूरी मिसालों में नहीं जाना चाहता। तो ये मैं अब वीडियो जो बनाऊंगा, ये जो पार्ट नंबर 1 है, आज ये इंडिया के लिए पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट नंबर 2 जो होगा, मैं आपको एक थंबनेल के हिसाब से बनाऊंगा। पार्ट नंबर 2 आप देखेंगे तो एक थंबनेल के हिसाब से होगा, कि यानी उसमें बहुत कुछ बोल दूंगा, थोड़ा थोड़ा, और बहुत कुछ बोलने के बाद फिर उसकी एक एक बात को मैं डिटेल से बोलूंगा। तो दूसरे पार्ट्स में वो मैं बोलता जाऊंगा और पार्ट्स बनता जाएगा। आज पहला वीडियो बना रहा हूं इंडिया के लिए, इंडिया को समझाने के लिए, बड़े प्यार से, बड़े नम्रता से। मुझे उम्मीद है कि इंडिया वालों को समझ आएगा और मेरी बातों का बुरा ना लगे, और जो भी मेरा वीडियो देखे, तमाम वीडियो हुक्मरानों तक पहुंचाए। और चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, अपने अपने हुक्मरानों तक पहुंचा दे। किसी तरह इंडिया पाकिस्तान के सभी हुक्मरानों को, फौजियों को, पुलिस को, और मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्रियों को, वजीर आलाओं को, ये सब
मालूम हो जाए कि एक बंदा आया है जो लोगों को समझा रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो किसी से कोई दौलत शोहरत इज्जत नहीं मांगता, सिर्फ तुम्हें देख रहा है कि तुम तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हो, इसलिए तुम्हें नसीहत कर रहा है। आज के दौर में नसीहत करना भी बड़ा मुश्किल है। तो हिंदुस्तानियों देखो, हर बात को समझने के लिए एक अपना अलग अलग सिस्टम होता है। हर बात को समझने के लिए एक ही सिस्टम से समझोगे तो नहीं समझ आएगा। हर बात को एक ही इंसाफ के तराजू में तौलोगे, एक ही तरह एक ही स्टाइल में, तो इंसाफ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं, आपने कहा यार गए दोनों को एक एक तमाचा जोर से मार दिया, चल हट हट, तू भी हट, जाओ अपने अपने घर जाओ। कभी कभी मसला साफ हो जाता है, बच्चे हट जाते, बाद में नहीं लड़ते। लेकिन इसी तरह दो बड़े आदमी लड़ते हो तो आप जाकर उसको दोनों को एक एक तमाचा मार के कहोगे तू अपने घर जा, तू अपने घर जा, चल हट, तो मसला साफ नहीं होता, मसला और बढ़ जाता है। वो बड़ा आदमी है, वो सोचेगा यार इसकी वजह से मैं थप्पड़ खाया, वो अलग सोचेगा, दूसरा वाला अलग सोचेगा यार उसकी वजह से मैंने थप्पड़ खाया, तो वो अपने अपने दिल में ठसन भर लेंगे और दोबारा फिर जोरदार की फाइट लड़ेंगे। तो कहने का मतलब एक आपको सिस्टम बता रहा हूं, लेकिन वो सिस्टम ऐसा नहीं कि आप हर चीज में उसी सिस्टम को इस्तेमाल करो। एक ज्ञान के आधार पर होता है, इल्म के बिना पर होता है कि वो कौन सी बात को कैसे सिस्टम से समझा जाए। अभी फिलहाल जो दुनिया में और हमारे देश हिंदुस्तान में चल रहा है, इस पॉलिटिकल मैटर को, पॉलिटिकल हिंदू मुसलमान की लड़ाई को, इसको कैसे समझा जाए कि आखिर इतना हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, इतना लड़ाई क्यों हो रही है। तो ये समझने के लिए मैं अपने तमाम हिंदुओं को, मुसलमानों को, खास करके हिंदुओं को और हिंदुस्तान के मिलिट्री को, हिंदुस्तान के पुलिस वालों को और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को, वैसे कौन से इंटेलिजेंट है, मेरी नज़र में तो बेवकूफ़ है, वो क्या इंटेलिजेंट का काम करते हैं। अंग्रेज कब से बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट बने फिरते हैं। CBI है, CID है, लेड है, LED है, और दूसरे दूसरे कितने डिपार्टमेंट है, बोलते हैं हम इंटेलिजेंट है, हमें तो जो मालूम नहीं, हम ये है, हम वो है। काहे के हो भैया? कुछ भी नहीं हो। तो बात को समझो। तो इस दौर के पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इस दौर की बात जो हमारे देश में, हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान और तरह तरह के फितने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। देखो, अगर इस वक्त को समझना है तो सबसे पहले पास्ट में जाओ। कहां जाओ? अतीत में जाओ। पास्ट में जाओ, अतीत में जाओ, गुजरे हुए दिनों में जाओ कि गुजरे हुए दिनों में आपके देश हिंदुस्तान में क्या हुआ था। आप एक ऐसा पेपर लीजिए, ये सादा पेपर, ऐसा एक सादा पेपर लीजिए और उसमें लिख लीजिए कई साल की बातें। मैं आपको अगर खुलकर बता दूं तो 2008 से लिख लीजिए, उससे पहले वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ राज रहना चाहिए। तो 2008 से आप देखें कि आपके देश में क्या हुआ है। अतीत में जाओ 2008 में, और वहां से स्टार्ट से 2008 की जो पहली जनवरी थी ना, वहां से आप काउंट कर लो हमारे देश में क्या क्या हुआ। न्यूज़ 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 सब एक पेपर में लिखो और उस पर गौर करो। 2008 में आपके बंगलोर में धमाका हुआ, 2008 सीरियल धमाका हुआ था, गुजरात में हुआ था, 2008 में 26/11 हुआ था, और 2008 में शायद पठानकोट भी हुआ था उसके बाद, 26/11 के बाद, और भी इससे ताल्लुक इस तरह के और भी बहुत सारी बातें हुई थी। अगर कुछ ध्यान में है तो उसे लिखो एक पेपर पे, उसे पास्ट में जाओ और इन तमाम चीज़ों को याद करो कि हमारे देश में ही हुआ था और भी कुछ हुआ था। हिंदू मुसलमान का मामला गर्म करने के लिए वंदे मातरम कहना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा। और जहाँ ताजमहल आगरा में, वहाँ किसी सरकारी ऑफिस में बड़े बड़े धमाके हुए थे, वंदे मातरम नहीं कहोगे तो
देश में रह नहीं सकते, बाहर हो जाओ। और सुबह सुबह जब ऑफिस में जाते थे लोग, तो विधानसभा की कौन सा सभा है मालूम नहीं, और उसमें कोई ऑफिस है, कोई इदारा है, कोई है डिपार्टमेंट जिसमें ऑफिसर्स गए थे, मैं न्यूज़ देखा था कि उसमें गए और सुबह सुबह वो वंदे मातरम पढ़ाते थे। जो मुसलमान बाहर हो गए थे तो बोले कि तुम वंदे मातरम के टाइम बाहर क्यों हो गए, ऐसा ऐसा उस मसले में बड़ा बड़ा बातें किया। वंदे मातरम कहना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा, नहीं तो बाहर मुल्ले काटे जाएंगे जब राम राम चिल्लाएंगे, वगैरह 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 वगैरह, जय सिया राम बोलो। बहुत सारी बातें की गई हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा गया, पीटा गया। गोश्त खाते हो, भैंसा खाते हो, बीफ खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो। किसी ने किसके दरवाजे पर कौन कब गाय काट के डाल दिया, टुकड़ा मिला, ये मिला, मोहल्ले के पूरे मुसलमानों को मार काट, ये वो क्या किसने क्या किया नहीं मालूम। तो गुजरे हुए सालों में 2008 1 जनवरी से आप देख लो, पूरा रिकॉर्ड अपने सामने रखो, फिर उसको देखो, सोचो, समझो। आज की तारीख में जो कुछ भी हो रहा है उसे नोट कर लो, बाद में समझना, लेकिन पहले नोट कर लो। आज की तारीख में जो हो रहा है वो प्रेजेंट हो गया, वर्तमान हो गया। और उर्दू में क्या कहते हैं, खैर जाने दो यार, नहीं मालूम। मौजूदा दौर का पूरा जायजा लेकर उसे लिख लीजिए। और ये पहले अतीत में, पास्ट में जाओ, फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस में आओ, वर्तमान में, फिर उसके बाद फ्यूचर में जाओ, मुस्तकबिल में जाओ। और हिंदी में क्या कहते हैं मुस्तकबिल को, जो भी कहते हैं यार, अभी याद नहीं आ रहा है, सब ध्यान में रहता है लेकिन बोलने के टाइम याद नहीं रहता है। वो कहते हैं ना, बड़ा से बड़ा एक्टर हो कैमरे के सामने, फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है, ऐसा ही है कुछ। तो भविष्य काल, याद आ गया, भविष्य काल, भविष्य काल ना, मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस और फ्यूचर और भविष्य काल। आप फिर बाद में उसमें जाओ। पहले अतीत यानी भूतकाल, कौन सा काल बोलते हैं, गुजरा हुआ दिन को पहले गौर करो, फिर उसके बाद वर्तमान प्रेजेंट टेंस को याद करो, फिर उसके बाद भविष्य काल, फ्यूचर, मुस्तकबिल को, मुस्तकबिल का अंदाजा लगाओ। अभी तो आपने कुछ देखा नहीं है, अंदाजा लगाओ। वर्तमान को देखकर भविष्य काल का अंदाजा लगाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, एक 2-4 दिन, हफ्ता लगाओ, कोई बात नहीं। आप अपने घर में बैठकर ये सारा नोट करो, लिखो, सारा पेपर लिखकर सामने रखकर टेबल पर 2-1 आदमी बैठ जाओ और जरा बातचीत कर लो इस पे कि आखिर बात क्या है। हमारे हिंदुस्तान में इतना हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, दुनिया में इतना फसाद क्यों हो रहा है, समझ में आई बात। मैं आपको पहला वीडियो में समझने का तरीका बता रहा हूं, इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि भविष्य काल में, प्रेजेंट टेंस में, मुस्तकबिल में कत्लेआम होने वाला है। बड़े बड़े धुरंधर खून के आंसू रोने वाले हैं, बड़े बड़े हुक्मरानों को घसीट लिया जाएगा, बड़े बड़े ताज तख्त गिराए जाएंगे। लेकिन उसके साथ बहुत बुरी खबर यह भी है कि न जाने कितने मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे अंधे होंगे, लंगड़े होंगे, लूले होंगे, उनके कुछ जिस्म जलेंगे, कुछ जिस्म जलेंगे, कुछ जिस्म जो है वो जख्मी होंगे। वो बेगुनाह है मासूम बच्चे। उन बच्चों को जो दर्द होगा, उन बच्चों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुल्क और कौम के बड़े बुजुर्ग लोग, जिनके हाथों में हुकूमत की डोर है, जिनके हाथों में ताज तख्त है, जो इस जुल्म को रोक सकते हैं। मुल्क के मिनिस्टर, मुल्क के दानिशमंद, अक्लमंद, मुल्क के बुजुर्ग, मुल्क के बड़ी बड़ी हस्ती,
जिनके एक इशारे पे जंग होती है, जिनके एक इशारे पे जंग रुक जाती है, जिनके एक इशारे पे फितना फसाद पैदा होता है, जिनके एक इशारे से फितना फसाद रुक जाता है, वो अगर चाहें तो इसे रोक सकते हैं। आने वाला वक्त जो है ना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और ये मासूम बच्चे, ख्वाह वो हिंदू के हों कि मुसलमान के हों कि सिख के हों कि ईसाई के हों कि किसी के भी हों, किसी मासूम बच्चे की माँ मारी जाएगी, किसी मासूम बच्चे का बाप मारा जाएगा, किसी मासूम बच्चे के माँ बाप भी मारे जाएंगे, घर बार भी तहस नहस हो जाएगा। बहुत कुछ इस तरह से सोच लो कि बड़ी बर्बादी आने वाली है। तो क्या बर्बादी आने से पहले तुम लोग सोच नहीं सकते? हाँ, सोच नहीं सकते क्या? सोचना, समझना, सोच समझ कर कदम उठाना क्या गुनाह है, पाप है? आखिर बात समझ में क्यों नहीं आती तुम लोगों के? मैं खास करके हिंदुओं को बोल रहा हूं। क्यों इस बर्बादी को दावत देकर बुला रहे हो? अब तुम कहोगे यार मैं बहुत बड़ा फत्ते खान हूं, मेरा कौन क्या कर लेगा। यार ऐसा नहीं होता है। जब तबाही आती है तो बड़े बड़े फत्ते खान जबान निकाल के, टांग फैला के, सर फोड़ के जमीन पे मुर्दे पड़े रहते हैं। क्या हुआ भैया फत्ते खान? ओ नहीं यार, वो यार एक मिसाइल सर पे गिरी, मर गया यार मैं, है ना। जब तक मरे नहीं थे बड़े अकड़ते थे, बड़े वो बोलते थे। अभी देख लो हमारे जनरल बिपिन रावत साहब को, इनका इस फितने से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी सोचो, हिंदुस्तान के फौज के जनरल थे, तमाम फौजियों के सरदार, क्या बोलते, CSD बोलते, क्या बोलते, SCD बोलते, क्या मालूम है? हाँ मालूम नहीं, CSD शायद बोलते ना, जो भी है, जनरल है, पूरे फौज के सरदार, हवाई फौज, जमीनी फौज, लैंड फोर्स, सी फोर्स, एयर फोर्स, जिस जुबान में बोलो, जैसा भी बोलो, उल्टा बोलो, सीधे बोलो, तमाम हिंदुस्तान की फौज का सरदार। क्या हुआ? क्या हुआ? एक मामूली सा एक्सीडेंट में मार दिए गए, वो भी पत्नी समेत, बीवी समेत, बेचारी बेगुनाह, उसका कोई कसूर नहीं, वो तो फौज में भी नहीं थी, बेकसूर थी ना, मार दी गई। जनरल साहब तो चलो फौजी जनरल थे, उनका तो देश से और दुनिया से ताल्लुक था, है ना, लेकिन उनकी पत्नी का क्या कसूर? मार दी गई ना। बात यह है कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं जानता हूं ना एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है। तो ऐसे जो लल्लू पंजू होते हैं ना, अपने आप को बहुत बड़ा फत्ते खान समझते हैं, लेकिन जब वो मारे जाते हैं छोटी सी बात के लिए, मरे सड़े पड़े रहते हैं, फिर उनसे पूछो कि भैया बड़ी बड़ी बात करते थे, कहाँ सब बातें गई? तुम तो ये उखाड़ लेते, वो उखाड़ लेते, तुम तो खुद मरे पड़े हो, टांग कैसे फैली है, सर कैसा फुटा हुआ है, जिस्म कैसे जला हुआ है, कैसे जख्मी हो, अपने आप को नहीं बचा सके। हाँ, तो मुंह से बोलती बंद हो जाती, बोले नहीं यार वो सामने वाला बड़ा ताकतवर था, हमको मार दिया यार। अबू जहल, इस्लामी तौर से बता रहा हूं, एक अबू जहल था जो इस्लाम का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था। वो जंग में मारा गया, उसको मुसलमानों ने मार के खड्डे में फेंक दिया, रेती इलाका था, रेत में खड्डा था, उसमें फेंक दिया। जब वो खड्डे में, गहरे खड्डे में पड़ा हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो पूछा, हे अबू जहल, तुझसे तेरे रब ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया क्या? तो मेरे दोस्तों, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ बहुत कुछ। अब ये ज़रा वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसे लंबी ऐसा ही डालूंगा। आप पास्ट को, गुजरे हुए दिन को, और प्रेजेंट टेंस को, वर्तमान को, और भविष्य काल, फ्यूचर टेंस को अच्छी तरह से समझो। जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ अगले वीडियो में बताता हूँ, वीडियो नंबर 2 में।